नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। 2022 की तैयारी में जुटी बीजेपी अब युवा वोटर्स पर नजर रखने वाली है और इसी कड़ी में बीजेपी अब युवा वोटर्स के लिए अभियान चलाएगी, जिसके तहत 201 सम्मेलन किए जाएंगे। पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। लखनऊ में हुई बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि बीजेपी 2022 के रण के लिए कितनी तैयार है। बीजेपी की रणनीति युवाओं को अपने पाले में करने की है। इस रणनीति को अमली जामा पहनाने में युवा मोर्चा पदाधिकारियों का अहम रोल होगा। बीजेपी ने सबसे ज्यादा ध्यान युवाओं पर केंद्रित करने का फैसला लिया है। पार्टी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ने की है। युवाओं पर बीजेपी की नजर, हर 18 साल वाले पर पार्टी की नजर है। 18 साल के युवाओं को वोटर बनाया जाएगा। 18 साल के युवाओं को पार्टी से भी जोड़ेंगे। सभी 403 सीटों पर युवाओं को लेकर विशेष अभियान। 2 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़कर युवा सम्मेलन होंगे। युवा सम्मान कार्यक्रम से यूथ कॉन्क्लेव तक होंगे। बीजेपी ने युवाओं को आकर्षित करने का जिम्मा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सौंपा है। अनुराग ठाकुर बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। मौजूदा युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की भी युवाओं में अपील है। इसके अलावा कई युवा नेता यूपी के रण को जीतने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। पार्टी ने अगले 100 दिन का रोडमैप तैयार किया है, जिसे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं को समझाया गया। बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है, उसके मुताबिक बीजेपी का रोड मैप, हर युवा मोर्चा पदाधिकारियों को कम से कम 20 सदस्य बनाने का जिम्मा। युवा मोर्चा के प्रदेश से बूथ स्तर तक करीब 50,000 पदाधिकारी हैं। 50,000 पदाधिकारी 10 लाख से ज्यादा नए सदस्य बनाएंगे। बीजेपी ने 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का रखा लक्ष्य। नवंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होगा। अभियान की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। शक्ति केंद्र से नए सदस्य बनाकर अभियान का शुभारंभ होगा। देखिए, युवा इस देश की आत्मा है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसमें युवाओं का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है। प्रधानमंत्री योगी जी के सबसे ज़्यादा जो मुरीद हैं, जो सबसे ज़्यादा उनको लाइक करते हैं, वो युवा वर्ग ही है, जो जिसका आप देखते होंगे प्रकटीकरण तमाम बार सोशल मीडिया पे वो करते आए हैं। कई बार सोशल डिबेट्स में वो युवा मुखर होकर अपनी बात कहता आया है। और हमारा युवा इस समय देश की तरक्की चाहता है, अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है, देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है और वो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उनको देख रहा है। इसलिए अधिक से अधिक युवा जो है भारतीय जनता पार्टी में इसमें जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहता है। दरअसल इस बार बीजेपी ने 350 पार का नारा दिया है। 300 सीट जीतने का बीजेपी का गणित बहुत सीधा है। बीजेपी का गणित, उत्तर प्रदेश में करीब 13 करोड़ वोटर हैं। राज्य में बीजेपी के करीब 2.5 करोड़ सदस्य हैं। इस बार 1.5 करोड़ और सदस्य बनाने का लक्ष्य है। नए सदस्य बनने पर बीजेपी के 4 करोड़ सदस्य हो जाएंगे। 4 करोड़ सदस्यों के बूते बीजेपी 300 प्लस सीटें जीत जाएगी। बीजेपी को केंद्र और राज्य में सत्ता की सीढ़ियां चढ़ाने में युवाओं का अहम योगदान रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में युवाओं ने सिर्फ बीजेपी को वोट ही नहीं दिया, बल्कि पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में खास भूमिका भी निभाई। भगवा खेमे को यूपी की सत्ता में लाने में भी युवा मतदाताओं की अहम भूमिका रही। अब पार्टी फिर युवाओं के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। विधानसभा चुनाव करीब आते ही सियासी दल एक दूसरे पर सियासी हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। बदलते दौर में जमीन के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जंग लड़ी जा रही है। अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी ने अब समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। देखिए, बीजेपी ने इसी कार्टून के जरिए बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज कसा है। कार्टून को ट्वीट कर लिखा गया है कि एक लड़के ने अपने पिताजी से उनकी साइकिल छीन ली, फिर उस साइकिल का बुरा हाल करके छोड़ दिया। अब वो लड़का 22 साइकिल के ख्वाब देख रहा है।
जो एक न संभाल पाया वो 22 क्या संभालेगा। 22 नहीं मिलेगी बबुआ, ना यकीन हो तो एक बार बुआ से पूछ लो। इस ट्वीट में बीजेपी ने किसी का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इशारा किशोर है, ये किसी से छिपा भी नहीं है। लिहाजा कार्टून पर समाजवादी पार्टी आग बबूला हो गई। उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर इस कदर सताने लगा है कि वो जनता के असली मुद्दों पे चर्चा न करके वो ओछी घटिया स्तरहीन राजनीति कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है 2022 में ऐसी असंस्कारिक, घमंडी और तानाशाह पार्टी को सत्ता से हटा के सबक सिखाएगी। दरअसल बीजेपी इस बार विरोधियों पर हमला बोलने के लिए कार्टून का सहारा ले रही है। एक के बाद एक कार्टून ट्वीट करके बीजेपी अपने विरोधियों और उनकी नीतियों पर सवाल उठा रही है। कार्टून की एक पूरी सीरीज है जिसे बीजेपी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लगातार ट्वीट कर रही है। यूपी बीजेपी का किसान नेता राकेश टिकैत पर ट्वीट किया कार्टून काफी चर्चा में रहा था। चुनावी मौसम में ये कार्टून न केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं, बल्कि आक्रामक शैली की वजह से सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। इस संबंध में हाईकमान ने आदेश पत्र जारी कर दिया गया। सीएम भूपेश बघेल को इस साल असम में विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। अब पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर सौंपी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पास भी उत्तर प्रदेश का प्रभार है। देखिए। पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से पार्टी जो आदेश देगी उसको करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यूपी चुनावों की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। बघेल को यूपी चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। अब वो प्रियंका गांधी के साथ मिलकर यूपी में कांग्रेस के जनाधार को बढ़ाने के लिए रणनीति बनाएंगे। लेकिन इस फैसले को बघेल पार्टी का शुक्रिया अदा भी कर रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाने के पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है। भूपेश बघेल के जरिए कांग्रेस यूपी में ओबीसी वोटर्स को लुभाने का काम करेगी। सूबे में ओबीसी 50% से भी ऊपर है, जो यूपी में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये पहला मौका नहीं है। बघेल को कांग्रेस ने कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने बघेल पर विश्वास जताया था। असम और पश्चिम बंगाल के चुनावों में कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें बघेल का भी नाम था। हालांकि असम और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कुछ खास कमाल नहीं कर सकी थी। ऐसे में ओबीसी नेता को यूपी चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर बनाना एक अच्छा पैंतरा है। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि 22 के रण में जहां सभी पार्टियां ओबीसी को साधने के लिए अपने पत्ते चल चुकी हैं, वहीं कांग्रेस का ये पहला कदम है जिससे ओबीसी को लुभाने की जुगत लगाई जा रही है। ऐसे में बघेल को यूपी की जिम्मेदारी देना ये साफ करता है कि कांग्रेस भी दलितों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मुझे पर्यवेक्षक होने का निर्देश दिया है। बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा प्रयास रहेगा कि शीर्ष नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। परिवर्तन का संकल्प, कांग्रेस ही विकल्प, ये भूपेश बघेल ने ट्वीट करके लिखा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मुझे पर्यवेक्षक होने का निर्देश दिया है। बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा प्रयास रहेगा कि शीर्ष नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। परिवर्तन का संकल्प, कांग्रेस ही धर्म परिवर्तन के गिरोह के खिलाफ जांच में जुटी। एसआई आए दिन नए खुलासे कर रही है। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के 65 से अधिक वीडियोस हाथ लगे हैं, जिसमें लोगों को वो धर्म परिवर्तन के फायदे गिना रहा है, साथ ही इस्लाम धर्म के बारे में बता रहा है। देखिए। धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने के आरोपी आईएएस अधिकारी, कानपुर के पूर्व कमिश्नर और वर्तमान में यूपीएसआरटीसी के चेयरमैन मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले से ही धर्मांतरण पर तकरीर करने वाले वायरल वीडियो से ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अब इसी मामले में 65 से ज्यादा वीडियो एसआईटी के हाथ लग चुके हैं। इन सभी वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन मौजूद है,
जिसमें लोगों को इस्लाम और धर्मांतरण के फायदे वो गिनाता नजर आ रहा है। कमिश्नर आवास में काम करने वाले कर्मचारियों ने एसआईटी को दिए बयान में मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के करतूतों का खुलासा किया है। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन मामले में नया खुलासा, बांदा और जाजमऊ के कारोबारियों से था संपर्क। 65 से अधिक वीडियोस एसआईटी के हाथ लगे। मंडलायुक्त रहते हुए पूजा पाठ पर लगाई थी रोक। इसके साथ ही इफ्तिखारुद्दीन के आवास पर जो लोग काम करते थे उन्होंने भी एसआईटी की पूछताछ में कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। कमिश्नर आवास के कर्मचारियों ने किया खुलासा, ग्वालटोली का एक शख्स कमिश्नर आवास पर आता था। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के लिए करता था फंडिंग का काम। हमेशा किताबें ले जाकर करते थे प्रचार प्रसार। हमेशा आवास में लगती थी धर्मांतरण की पाठशाला। को आगे बढ़ाए उन्होंने जजीरे नुमाए अरब के खत्ते पर अल्लाह का किंगडम कायम कर दिया। अल्लाह का किंगडम, अल्लाह की बादशाह है ना, अल्लाह के हाथ में कायम कर दिया। कहाँ कायम? पूरी जमीन पे नहीं, पूरी जमीन पे नहीं खाए अरब में। लेकिन अभी तो अल्लाह के दूर का इमाम होना है, अल्लाह का निजाम दाखिल होना है, तो कैसे होगा? यहाँ इंसान बैठने की कोई काम करना चाहिए। इफ्तिखारुद्दीन के आवास पर काम करने वाले कर्मचारियों ने जिस तरह से खुलासा किया है और 65 वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन की मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है और आईएएस पर शक की सुइयां भी घूमती है। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन जो सीनियर आईएएस है, उनके लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो धर्मांतरण व इस्लाम के बारे में लोगों को उसके फ़ायदे बता रहे हैं। इस पूरे मामले में एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की है, तो उस जांच में यह बात सामने आया है कि जब वो कानपुर कमिश्नर थे तो उस समय वो अपने आवास पे पूजा पाठ करने पर पाबंदी लगाते थे और उस पर ऐतराज़ जताते थे। इसके साथ ही माला पहनाने वालों को जानवर के नाम से संबोधित करते थे। इस पूरे मामले में जो 17 कर्मचारी उस समय कमिश्नर जब पूर्व आईएएस इफ्तिखारुद्दीन थे तो उन सभी 17 कर्मचारियों ने अपने बयान एसआईटी को दर्ज करा दिए और उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि वो पूजा पाठ का विरोध करते थे। इसके साथ ही वो माला पहनने का भी विरोध करते थे। इस पूरे मामले में उन सबके बयान एसआईटी ने दर्ज कर लिए और उन्हें साक्ष्य के तौर पर उस पर शामिल किया जाएगा और 7 दिन में अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे, जिससे कि जो भी उचित कार्रवाई धर्मांतरण व इस्लाम के फ़ायदे बताने वाले जो सीनियर आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन है उन पर कार्रवाई हो सके। इफ्तिखारुद्दीन के बारे में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। वह कानपुर में मंडलायुक्त के पद पर रहते हुए सरकारी आवास में आईएएस कट्टरता की पाठशाला चला रहा था। फिलहाल अब देखना होगा इस पूरे मामले में जांच में जुटी एसआईटी आने वाले समय में और क्या क्या खुलासे करती है। कानपुर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए रामजेश शर्मा की रिपोर्ट। मनीष गुप्ता संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। योगी सरकार ने मृतक के परिजन को 40 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं सीबीआई जांच के शुरू करने तक एसआईटी जांच करती रहेगी। देखिए। यूपी के गोरखपुर में हुई कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। मामले को जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती है तब तक एसआईटी जांच को आगे बढ़ाएगी। वहीं मृतक के परिजन को 40 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया गया है, जबकि मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दरअसल बीते सोमवार की देर रात गोरखपुर के कृष्णा होटल में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ ठहरे हुए थे। इसी दौरान पुलिस उनके रूम में दाखिल हुई और सवाल जवाब करने लगी। होटल में ही मनीष गुप्ता के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। जब परिवार वालों ने पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का दबाव बनाया तब 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। आइए देखते हैं मनीष हत्याकांड में कब कब क्या हुआ। 27 सितंबर 2021 आधी रात को चेकिंग के लिए गोरखपुर पुलिस होटल में घुसी। होटल के कमरा नंबर 512 में मनीष अपने दोस्तों के साथ ठहरे हुए थे। पुलिस वालों ने तीनों से आईडी प्रूफ मांगे और तलाशी ली। तलाशी के दौरान मारपीट का आरोप लगा। 28 सितंबर 2021 गोरखपुर में ही मनीष गुप्ता का पोस्टमार्टम किया गया।
प्रारंभिक रिपोर्ट में चोट से मौत होने की बात सामने आई। पोस्टमार्टम के बाद 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। 29 सितंबर 2021 सुबह परिजन शव को लेकर कानपुर पहुंचे। परिवार ने अंतिम संस्कार करने से मना किया। सीएम योगी से मुलाकात करने पर परिवार अड़ा रहा। परिवार ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। 30 सितंबर 2021 सुबह 5 बजे मनीष का अंतिम संस्कार किया गया। मनीष की पत्नी से सीएम योगी मिले। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। 1 अक्टूबर 2021 गोरखपुर के डीएम, एसएसपी और संबंधित थाना पुलिस के खिलाफ एनएचआरसी। योगी सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। सीबीआई के टेक ओवर लेने तक एसआईटी की जांच जारी रहेगी। फिलहाल अब सीबीआई जांच में केस के सच का खुलासा होने की उम्मीद है कि कैसे मनीष की मौत हुई। वहीं मामले में सियासत भी काफी चरम पर है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए कानपुर से सूरज पांडे की रिपोर्ट। और वहीं कानपुर में एसपी युवा जन सभा के नेता हर्ष यादव की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सपा नेता शिवेंद्र ने किसी विवाद को लेकर हर्ष यादव की हत्या की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए, ये खौफ का मंजर तारी हो रहा है कानपुर में, जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। शुक्रवार रात थाना बर्रा के छोटी सब्जी मंडी में भरी बाजार में आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें समाजवादी पार्टी युवा सभा के जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव की मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने देर रात आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की और पुलिस को आरोपी शिवेंद्र को पकड़ने में सफलता मिली। शिवेंद्र भी समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। आरोपी से हर्ष यादव का पुराना विवाद था। कल रात बर्रा क्षेत्र में घटना हुई जिसमें कि हर्ष यादव नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर के हत्या की गई। इसकी विवेचना की गई। इसमें पाया गया कि शिवेंद्र यादव नाम का एक इसी का साथी है, जिसके साथ नशेबाजी को लेकर के कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ और इसने हत्या की। अभी जल्दी सुबह इसको दबिश देकर के पकड़ा गया है एक साहसिक भीड़ में और शिवेंद्र को बर्रा थाने पे लाया गया है। इससे पूछताछ चल रही है। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों मृतक भी और मारने वाला भी समाजवादी पार्टी से संबंधित है। दरअसल हर्ष यादव अपने एक साथी के साथ I-10 गाड़ी में बैठे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक तभी सफारी से कुछ अज्ञात बदमाश आए और हर्ष की गाड़ी पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। वहीं अपने ऊपर गोली चलता देख हर्ष अपनी जान बचाने के लिए कार से उतर गए। आरोपी ने उसे दौड़ा कर बीच सड़क पर खुलेआम सिर में गोली मार दी, जिससे हर्ष सड़क पर ही गिर गए। स्थानीय लोगों ने आनंद में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सपा नेता हर्ष को मृत घोषित कर दिया। देखिए, बर्रा थाने क्षेत्र के अंतर्गत हर्ष यादव नौजवान साथी समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी भी है और उसको कुछ कार सवार हमलावरों ने, जहां तक मुझे पता चला, मैं भी कहीं से आ रहा हूं, रास्ते में था, कार सवार हमलावरों ने उनके सिर में गोली मारी और वो नौजवान साथी खत्म हो गया। यह बहुत दुखद घटना है और प्रशासन जो है उनको मर्चरी हाउस भेज दिया डेड बॉडी को और यहाँ परिवार के लोग बिल्कुल परेशान हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर रोज कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं। फिलहाल पुलिस ने गजनेर से आरोपी शिवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, जो खुद समाजवादी पार्टी का नेता है। पुलिस मामले की पूरी तहकीकात में जुट गई है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए कानपुर से सूरज पांडे की रिपोर्ट। और हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।